हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट विद अनीस पर। आइए जानते हैं क्या है एक्सपर्ट्स की राय इस स्टॉक पर। ₹7 में जो कमज़ोरी है तो रुपया ऑलमोस्ट 80 के लेवल्स के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 78.97 टू बी वेरी प्रिसाइज, जो कि रिकॉर्ड लोज के आसपास ही कामकाज कर रहा है। तो वो लेवल्स पर रुपया ऑलरेडी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इंडिविजुअली बहुत सारे स्टॉक्स जहां पर न्यूज़ फ्लोज का इम्पैक्ट चल ही रहा है। हाइकल में आज वो शुरू हुआ दोबारा इनका प्लांट, उसमें लोअर लेवल से थोड़ा बहुत पुल बैक आया। टाटा कॉम मोल फ्लैट बंद हुआ। सीमेंट में थोड़ी बहुत बाइंग थी। लास्ट आवर में टीसीएस वीसीएस में थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिली। रिलायंस मैच प्रेशर था, मेटल मैच प्रेशर था, एचडीएफसी लाइफ आज तेजी में था। तो ऐसे अलग अलग स्टॉक्स जहाँ पर मूव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले जो सवाल है, अच्छा जी, LIC, पहला सवाल ही आज LIC है। सर LIC के बारे में क्या बोलूँ मैं, क्या ना बोलूँ, मैं ये सोचता हूँ। एनीवेज देखिए, अगर आप नंबर्स में जाएंगे तो सबसे पहले तो वो देश की सबसे बड़ी इंश्योरर है। 62% मार्केट शेयर है। न्यू प्रीमियम कलेक्शन में सबसे ऊपर है। डोमिनेंट प्लेयर है, पुरानी हिस्ट्री है एंड बहुत सारे और देश के सबसे ज़्यादा शायद LIC एजेंट्स भी उनके पास हैं। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में आ जाइए प्राइवेट प्लेयर्स में। प्राइवेट प्लेयर्स उस तरह का मासिव एक्सपेंशन नहीं रखते हैं, लेकिन उनके रियलाइजेशन बेटर है। आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आप एक तरफ सेल को रख दीजिए, दूसरी तरफ टाटा स्टील को रख लीजिए, या GSPL को रख लीजिए, या JSW स्टील को रख लीजिए। अंतर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। खाली भाव देखकर, वैल्यू देखकर, रेवेन्यूज़ देखकर, या रेवेन्यू के साथ साथ पैट देखकर। अगर रेवेन्यू इनका ज़्यादा भी हो तो पैट इनका ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली सरकारी है तो इन्हें उस हिसाब से काम करना पड़ता है, और वो प्राइवेट हैं तो उनके मार्जिन उस तरह से काम करते हैं। तो लाइकवाइज इंश्योरेंस स्पेस में भी प्राइवेट इंश्योरर के सामने प्रीमियम कभी नहीं कमांड कर पाएगी LIC, जो अब तक हिस्टोरिकली हमने देखा है। अब रही बात LIC की, तो दूसरा बड़ा फ्लॉ की आया ही 677 करोड़ शेयरों के आसपास है। 677 660 करोड़ शेयरों के साथ इनका IPO आया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के 677 करोड़ शेयर हैं, और उनका साइज़ देखिए आप, रेवेन्यूज़ का और प्रॉफिटेबिलिटी का, 40,000 करोड़ रुपये का प्रॉफिट है उनका एक क्वार्टर का। तो इस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी, इस तरह के साइज़ के ऊपर इतनी बड़ी इक्विटी, और एक तरफ LIC का साइज़ और LIC की इक्विटी को अंदर आप खुद ही समझ लीजिए। तो इतनी बड़ी इक्विटी, फिर ऊपर अभी भी ये केविएट हमेशा रहेगा कि कभी भी गवर्नमेंट स्टेक सेल कर सकती है। 97.3% स्टेक, 96.35% स्टेक गवर्नमेंट के पास अभी भी है। 3.5% स्टेक बिका है, तो बाकी स्टेक बिकने की पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी। तो वो पॉसिबिलिटी कभी भी आती है तो और नया इक्विटी फ्लो मार्केट के अंदर आ सकता है, तो उसको भी आप ध्यान रख सकते हो। तो ऐसे कई केविएट्स रहेंगे जिसके आधार पर आपको अपने फैसले लेने होंगे। मैक्वेरी का टारगेट हालांकि 1000 रुपये का है, तो वो आप ज़रूर ऑन अ बैकग्राउंड याद रखिएगा। अच्छा, रिटेल इन्वेस्टर एनुअल रिपोर्ट में क्या देखे जो बेनिफिशियल हो? 300-400 पन्ने होते हैं सर, तो 300-400 पन्ने देखे जाते हैं। सिद्धार्थ साहब, ऑन अ सीरियस नोट, देखिए बहुत कुछ होता है एनुअल रिपोर्ट में। एनुअल रिपोर्ट में आप कंपनी के बिजनेस से लेके, कंपनी के मार्जिन से लेके, एक्सपेंशन से लेके, उनके डेट्स प्रोफाइल को लेकर, रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शंस को लेकर कुछ भी देख सकते हो। मतलब हर चीज़ होती है उसके अंदर। अब आप क्या देखना चाह रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कि आमतौर पे सारी चीज़ें बाहर ही मिल जाती हैं, लेकिन कोई चीज़ ऐसी है जो बिटवीन द लाइन है, जो आप पढ़ना चाहते हो। मिसाल के तौर पे आपको जुबिलेंट फूड मिल जाएगा, जुबिलेंट फूड के इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे, जुबिलेंट फूड के बाकी सारे धंधे मिल जाएंगे, लेकिन आपको ये नहीं मिलेगा कि 2000 करोड़ रुपए का चीज़ जुबिलेंट फूड एक साल में कंज्यूम कर डालता है। ये तरह की डेटा जो होते हैं वो आपको एनुअल रिपोर्ट में ही मिलेगा। तो इस तरह के जो बिटवीन द लाइन्स डीप डाइव होते हैं वो आप एनुअल रिपोर्ट में जा कर सकते हो। वो सबसे अच्छा सोर्स होता है। किसी भी कंपनी के बारे में आपको कोई भी जानकारी लेनी है, एनुअल रिपोर्ट से अच्छा कोई सोर्स नहीं होता। ऑथेंटिक, और वो एक सेट फॉर्मेट का सोर्स होता है। एक बारी दो बारी आप उसके बारे में कोई भी एनुअल रिपोर्ट पढ़ लीजिए किसी एक सेक्टर की, अलग अलग सेक्टर की कंपनियों की, आपको अपने आप आइडिया लगने लग जाएगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं। वो बात अलग है, कई ट्रांजैक्शन मल्टीपल टाइम होते हैं, तो उनको नहीं पढ़ेंगे तो इतनी रिलेवेंस नहीं होती, लेकिन फिर भी एक दो बारी आप कई बारी जब एनुअल रिपोर्ट रेफर करते रहेंगे तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी इस पर मिलेगी। अदानी विल्मर, सर दास साहब अभी तो फिलहाल बने रहना ज़्यादा लॉजिकल दिख रहा है। वो इतनी बड़ी तेज़ी के बाद कूल ऑफ हो रहा है और ऑलरेडी काफ़ी बिकवाली देख चुका है अपने हायर लेवल से, तो बहुत ज़्यादा क्या डाउन साइड इस पर रहेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक तरफा तेज़ी के बाद 2022 का आया वो IPO है, और अभी हम 2022 के छमाही को ही ख़त्म कर रहे हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए 6 महीने में इसकी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी रही, उसके बावजूद थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा है। तो बाकियों के कंपैरिजन में तो फिर भी थोड़ा सही दिख रहा है सिचुएशन वाइज। नंबर्स बहुत क्रूशियल रहेंगे, 2-3 क्वार्टर के नंबर देख लीजिए, अपने आप आपको इसकी स्थितियों पे ज़्यादा
प्रकाश मिल जाएगा। लेकिन अभी के लिए तो बहुत बड़ी तेज़ी के बाद ब्रीदर ले रहा है, तो एटलीस्ट बने रहना ज़्यादा लॉजिकल दिख रहा है। कोई बहुत ना एग्रेसिवली टूटा है ना एग्रेसिवली चल रहा है, तो सो फार वेट एंड वॉच इज़ द बेस्ट मोड। IOC में क्या हुआ सचिन जी? IOC में बोनस आया, आई थिंक 1:2 का बोनस था। मैं एक बार दोबारा IOC के बोनस को कंफर्म कर लेता हूँ किस तरह का बोनस था, लेकिन आज उसके बोनस का एक्स डेट था। एक्स डेट मतलब होता है कि आपको आज से IOC का जो शेयर है वो बोनस के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए उसके शेयर इतना टूटे हैं। हाँ, आज IOC में एक्स डेट है 1:2 बोनस की, तो जो 1:2 का बोनस आपको है वो कुछ दिन में अलॉट हो जाएगा, तो आपके पास नंबर ऑफ़ शेयर और बढ़ेंगे, और वो जब आप जोड़ लेंगे तो उसी क्वांटिटी या उसी प्राइस पर आ जाएंगे जिस प्राइस पर आप थे। तो घबराए नहीं भाव देखकर, वो बोनस का एक्स हुआ है और आपको एक्स्ट्रा बोनस वाले जो शेयर हैं वो कुछ दिन में आपके पास अलॉट हो जाएंगे। ओके, HCL टेक 10 साल का व्यू। ध्रुव साहब 10 साल का व्यू है तो आपको टेंशन लेने की भी कोई ज़रूरत है नहीं, ऑब्वियसली बात है। 1160 है, 1000 रुपया 100 रुपया टूटा नहीं, आपका व्यू चेंज होना शुरू हो गया या डगमगाना शुरू हो गया। एटलीस्ट ऐसा मत करिए। जब आप इतनी लंबे रास्ते के लिए निकलते हैं तो छोटे मोटे जाम से मत टेंशन लीजिए करिए। रही बात अर्निंग्स की, तो 2-3 क्वार्टर 2-3 छमाही इनके नंबर्स देखते रहिएगा और नंबर्स के अकॉर्डिंग HCL के रिएक्शंस देखते रहिएगा। अगर मतलब एक तरफ आपके सामने खड़ी है HCL टेक जैसी कंपनी जिसपे आप मतलब साल का प्रॉफिट आता है इसमें बढ़िया 2500 करोड़ के आसपास का है, ज़्यादा का शायद प्रॉफिट है, मतलब वो मुझे रेफ़र करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी दूसरी तरफ आपके सामने खड़ी हैं ज़ोमैटो या पेटीएम जैसी कंपनियां जिनके प्रॉफिट ही नहीं है, उन पे 10-10 साल के लिए लोग बेट कर ले रहे हैं। तो आप तो फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग टॉप 5 IT कंपनी में से एक पर है। टेलीकॉम मेजर के लिए एक्सपोजर्ड है, 5G के लिए मेजर कामकाज है, बढ़िया सक्सेशन प्लान है, शिव नादर साहब की कंपनी है, तो सो फार कोई ऐसा इशू है नहीं। बट हैविंग सेड दैट, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हर कुछ समय में अपनी सिचुएशन को आप रिव्यू ज़रूर करिएगा। रिव्यू एज इन कि आपका जो निवेश है वो सही जगह पर है या नहीं, कंपनी ग्रोथ दिखा रही है कि नहीं, वो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप एनालाइज कर लेंगे। तो उस हिसाब से आप रिव्यू करते रहिए। लेकिन अभी तो बहुत जल्दी है और अभी तो थोड़ा बहुत ही खरीदारी की है। SIP में थोड़ा थोड़ा आप नीचे की तरफ ऐड भी कर सकते हैं। TCS को किस प्राइस पर आगे नहीं लिखा गोविंद साहब, लेकिन TCS को जिस भी प्राइस पर आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। मतलब 4500 रुपये का बायबैक, 3600 रुपये का लेवल पे बायबैक, 3000 रुपये के आसपास का प्राइस का लो, और वहाँ से 3200-3300 के जोन्स में कामकाज। शायद 27 रुपये पर शेयर के आसपास का डिविडेंड हर साल जो देती है वो अलग। तो इधर आपको डिविडेंड मिलेगा और आपको गेंस मिलेंगे। 20%, 15%, सालाना 16% के आसपास का CAGR है 10 साल का TCS का, तो उसको तो आप मेंटेन कर ही लेगा एटलीस्ट। अगर वो 10 साल का एवरेज 16% है तो एवरेज से 2% नीचे 2% ऊपर तो मान के चलिए रिटर्न दे ही देता है साल में। तो 14 या 18 इस रेंज में रिटर्न आपको हर साल मिल ही जाना चाहिए इसमें मोटा मोटा। तो आराम से आप SIP वे में इसमें इन्वेस्ट करिए, सबसे बढ़िया वे है। धीरे 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 हर महीने 2, हर महीने 1, हर महीने 4 जैसा आपका पॉकेट अलाउ करे, या हर हफ्ते 2, हर हफ्ते 2, हर हफ्ते 3 जैसा आपका पॉकेट अलाउ करे। आप आराम से SIP करते रहिए। पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है, उसमें आपका भाव भी एडजस्ट होता रहेगा और ऑब्वियसली क्वालिटी तो आप जानते हैं कंपनी की। टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी ज्वेल है, कैश रिच कंपनी है, मेगा IT कंपनी है, देश की लार्जेस्ट कंपनी है, तो सोचने की ज़रूरत भी नहीं है उसको लेकर। बलरामपुर चीनी एंड टाटा मोटर्स। ज्योति जी, बलरामपुर चीनी ऑब्वियसली मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ और अपने आप को गलत मानता था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि शुगर जो है वो साइक्लिकल सेक्टर है। जैसे जैसे साइकिल तेज़ी की तरफ जाती है, मतलब जब इसको बिकना होता है, साइकिल जब ऊपर टॉप बनने वाली होती है, तब इसमें इथेनॉल स्टोरी पीक पर होती है, जो हुई थी पिछले दिनों। एक्सपोर्ट पीक पर होता है, रियलाइजेशन पीक पर होता है, नंबर सबसे अच्छे होते हैं, वैल्यूएशन सबसे सस्ते होते हैं। वो सब कुछ हमने पिछले दिनों देखा है, तो शायद वो झटका एक दे चुका है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन क्योंकि डेरिवेटिव का शेयर भी है तो ज़रा आप देख संभल के ही इसमें ट्रेड करिएगा। ट्रेड कर रही हैं तो इन्वेस्ट कर रही हैं तो इसका फेयर प्राइस कहीं 100 रुपये के आसपास, 100 रुपये के नीचे होना चाहिए आइडली। लेकिन अब पता नहीं वो होगा कि नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन शुगर आम तौर पे ऐसे 4-5 साल में एक झटका देता ही है। अगर आप इसकी पुरानी हिस्ट्री भी देखेंगे तो पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से पिछले 20 साल या 15-1 साल में ये शेयर 3 बार डबल डिजिट में आया और 3 बार डबल डिजिट से चला है, जहाँ बायबैक भी आते थे इनके, प्रमोटर पार्टिसिपेट भी कर लेते थे हर बार उसमें। एनीवेज, तो बेटर यही है कि इस तरह की साइकिल को एक बार रीड कर फिर इसमें जाइएगा। और जब बिल्कुल ही शुगर की सिचुएशन क्राइसिस में दिख रही हो ना, वो इसका बेस्ट टाइम होता है लेने का। लेकिन वो अभी क्राइसिस बहुत दूर दिख रहा है, तो उस हिसाब से आप कॉल लीजिएगा। लेकिन फिर भी आप किसी वित्तीय जानकार की ज़्यादा राय ले लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और रही बात टाटा मोटर्स की, तो ऑब्वियसली बात है EV का लार्जेस्ट प्लेयर है। EV में तो कोई इनका हाथ नहीं पकड़ सकता, हर 10 में से 7 गाड़ियाँ इन्हीं की बिकती हैं। लेकिन
ईवी की स्टोरी पे आप प्ले कर रहे हैं तो बात अलग है। अदरवाइज पैसेंजर व्हीकल का मेजर इज़ मारुति। थोड़ा बहुत ईज आउट हुआ है टाटा मोटर, ऑटो चला है तो उसके साथ थोड़ा चला भी है, लेकिन उस तरह की ड्रीम रन जो आप पहले देख चुके हो वो उम्मीद एटलीस्ट अभी मत रखना कि ऑलरेडी बड़ी तेज़ी दिखा भी चुका है एक बार ये। अच्छा, ट्राइडेंट एंड बजाज फाइनेंस के फ्री के शेयर हैं, शुड आई बाय मोर और सेल? दीपक जी, अगर फ्री के शेयर है ना तो ना बाय करिए ना सेल करिए। आपकी पुरानी खरीद के, जहां आपने खरीदा था उस खरीद के नीचे आए तो आप एक बार को फिर ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्री के ही हैं तो पड़े ही रहने दीजिए और जो उनसे पैसा आपने निकाला है उनसे कुछ और ऐसा ले लीजिए जो अच्छी वैल्यू पे आपको दिख रहा है। जैसे आपको किसी ज़माने में बजाज फाइनेंस और ट्राइडेंट दिख रहे थे, वो चुनाव सही था, वहाँ पैसा बना लिया, ये चुनाव भी सही ही होगा, यहाँ पैसा बन जाएगा। लेकिन फ्री के शेयर हैं तो नया एक्सपेरिमेंट मत करिए, छोड़ दीजिए, क्यों एवरेज ख़राब कर रहे हैं नीचे का माल ऐड करके। बेटर ये है कि आप एटलीस्ट बने रहिए और फ्री वाले ही हैं, वो पूंजी से आप कुछ और बढ़िया क्वालिटी यहाँ पर ले सकते हैं। बहुत बढ़िया सेल लगी बाजार में, आप नीचे नीचे ले सकते हैं। लकी फ्यू हैं जिनके पास प्रॉफिट है और वो प्रॉफिट लेकर निकल चुके हैं, तो उनमें का इस्तेमाल करिए और कहीं और पैसा डाल दीजिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। टाटा स्टील के इसमें अंसारी साहब एक ही चीज़ का कंसर्न है कि ये पहले तो चला बहुत है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि नहीं ये तो ऊपर से नीचे आया, ऐसा नहीं है। ये 400 रुपये का शेयर था, 1400 रुपये तक गया, वहाँ से नीचे आके 900-700 रुपये की रेंज में घूम रहा है। दूसरा स्प्लिट आने वाला है, स्प्लिट से पहले कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट्स होते हैं तो उसके पहले और एडजस्ट करेगा। डेरिवेटिव का शेयर है, मेटल साइकिल नीचे की तरफ है, प्रॉफिट टेकिंग अलग देखी जा रही है, तो वो अलग इसके लिए एडेंडम चीज़ों को आप ऐड कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, मेटल में अभी 2 ही कंपनियां जिनको आप एटलीस्ट थोड़ा बहुत देख सकते हैं, उसमें एक है हिंडाल्को और दूसरा है वेदांता। हिंडाल्को प्योर अलग अलग मेटल का प्ले है, जिसमें एल्युमिनियम जैसी कंपनियों का प्ले और लार्जेस्ट ग्लोबल प्लेयर है, तो इसलिए एक बार को उसको देखा जाता है, लेकिन उसमें केपेक्स किया हुआ अनाउंस, तो वो कंसर्न है। वेदांता में क्रूड प्ले भी है, तो क्रूड की वजह से चल जाएगा, ना एल्युमिनियम, जिंक, डिविडेंड, ऐसे बहुत ट्रिगर है, तो उनको देख सकते हो। लेकिन एटलीस्ट टाटा स्टील के केस में थोड़ा बहुत कंसर्न आप मान के चलिए। ओके, रुचि सोया, परवेज साहब बने रहें इसमें तो ज़्यादा बेटर है कि कुछ न्यूज़ फ्लोज ये हैं कि शायद ये गोइंग फॉरवर्ड और बड़ा केपेक्स कर रहे हैं और बड़े प्लान्स हैं इनके और नए प्रोडक्ट लाइन और ऑफ़र करने में, और अच्छी ऑफरिंग आ सकती है तो अच्छा रियलाइजेशन भी रह सकता है। तो यहाँ पर ज़्यादा बेटर आप बने रहें, अच्छा पैसा अभी भी बन सकता है। एक स्टेक सेल हुआ है, 8% का एक नया स्टेक सेल और बाबा जी को करना होगा, और वो स्टेक सेल ऑब्वियसली बात है इस दाम पर तो नहीं करेंगे, यहाँ पे पहले कर चुके हैं, तो शायद थोड़ा प्रीमियम पे हो, तो वो एक लॉजिक भी लगता है। तो इस लिहाज से आप एटलीस्ट सो फार तो बने रहे, ब्रोकर हाउसेज से 1500 के टारगेट्स भी हैं। चलिए, लास्ट एक सवाल और लेता हूँ, वो है वेंकीज़। अरे बड़े दिनों बाद सवाल आया वेंकीज़ का। सर वेंकीज़ वैसे तो कंपनी बहुत अच्छी है और कारोबार के हिसाब से सही भी लगती है, लेकिन 2-3 कंसर्न है। पहला, ट्रेडिंग स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी या स्पेक्युलेटिव ग्रुप्स जो हैं उनके अंदर काफ़ी घूमता है स्टॉक, 1। 2, इक्विटी फ्लोट छोटा है, वो अच्छा भी है और इसको मैनिपुलेट करना भी आसान है। 3, क्योंकि ये जो फीड के प्राइसेस बढ़े हैं हाल फिलहाल में, उसकी वजह से इनकी इनपुट कॉस्ट पे इम्पैक्ट आएगा, जिसकी वजह से इनके मार्जिन हिट होंगे, जो इस क्वार्टर में आएगा भी। और 4, डिमांड सो फार बारिश में थोड़ी कमज़ोर रहती है, सर्दी में दोबारा पिकअप करती है, तो अभी तो एटलीस्ट ये इशू रहेगा ही। हाँ, दाम सही मिल जाए शेयरों का तो बात अलग है, लेकिन सो फार ये कुछ कंसर्न इनको आप क्रूशली वॉच करिएगा। चलिए, अब इतने सवालों को मैं शामिल करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सारे लोगों से जिन्होंने सवाल पूछा, और बहुत बहुत माफ़ी बहुत सारे लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए। आपसे अब कल मुलाकात होगी हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में और महीने के पहले कारोबारी सत्र में, और तब तक के लिए ध्यान संभल कर ट्रेड करिएगा। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @sumitresearch मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।